सर मेरी ना कुछ क्वेरीज हैं कि मेरे पास 2 पैन कार्ड हैं और दोनों पैन कार्ड होने के कारण मैं कभी लोन नहीं ले पाता। कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने ना एक बार क्या किया इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो चालान पे करना था वो दूसरे पैन कार्ड में कर दिया और जबकि मेरा मेन पैन कार्ड दूसरा है। और ज़्यादातर केसेस में अभी एक बार पीछे क्या हुआ था, मेरा एक लोन भी चल रहा था एक दूसरे पैन कार्ड के ऊपर और वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तो आज की डेट में मैं कोई पैन कार्ड के उस पे लोन भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं सर मुझे, तो इसका कोई सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज़। कुछ तो बताओ कि मैं इस 2-2 पैन कार्ड की दुविधा से बाहर निकल पाऊँ। सर देखिए, आपके इस केस के अंदर ना आपने एक तो 2 पैन कार्ड लेके सबसे पहले बहुत बड़ी गलती कर रखी है। ये 2-2 पैन कार्ड रखना ना देखिए गवर्नमेंट के हिसाब से अलाउ नहीं है। सेक्शन 272 बी इसके लिए जो है बनाया है गवर्नमेंट ने कि भई 10,000 रुपए की पेनल्टी हम इस पे लगा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप इंटेंशनली तो नहीं चाह रहे होंगे कि कहीं न कहीं मेरे पास 2 पैन कार्ड हो, लेकिन अब अनइंटेंशनली आपके पास 2 पैन कार्ड है, तो इसका सजेशन यही है कि आप इसे जल्द से जल्द सरेंडर करा दो। और सरेंडर कराने के लिए हमारे पास 2 रास्ते डिफाइंड हैं। पहला रास्ता है ऑनलाइन वाला और दूसरा है ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाले रास्ते में हमारे को सिर्फ जो हमारा करेक्शन वाला फॉर्म है उसे फिल करना है। उस फॉर्म फिल करते समय सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि आपके पास अगर मल्टीपल पैन कार्ड है तो उसे जो सरेंडर करना चाहते हैं आप सरेंडर कर सकते हैं। तो आप उसको सरेंडर की रिक्वेस्ट डालिए और वहां पर और उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के 2 रास्ते हैं, पहला आधार कार्ड के बेसिस पे और दूसरा आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट सेंड करने वाले रास्ते से। तो आधार बेस्ड ओटीपी मंगाइए और आप उसको सरेंडर कर दीजिए पैन कार्ड को इस तरीके से। ये सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन वाला। देखिए आज की डेट में गवर्नमेंट चाह रही है कि पैन और आधार लिंक हो जाए, जिससे कि जो मल्टीपल पैन कार्ड थे लोगों के पास में वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो इससे बेहतरीन रास्ता कोई भी नहीं है आपके पास में कि आप ऑनलाइन एक बार रिक्वेस्ट डाल के छोड़ दो, जब जब कैंसिल होना होगा हो जाएगा। क्योंकि आने वाले वक्त में आधार और पैन लिंक्ड हो जाएंगे, तो वो जो जिनके साथ भी आधार कार्ड लिंक नहीं होगा पैन कार्ड के साथ में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल ही होने हैं इन फ्यूचर। दूसरा रास्ता है हमारा ऑफलाइन वाला। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पैन कार्ड बहुत जल्दी बेसिस पे उसको कैंसिल कराना है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने एक दूसरे पैन कार्ड पे डिफॉल्ट किया हुआ है, तो उस डिफॉल्ट वाले पैन कार्ड के अंदर सबसे पहले आपको एनओसी लेने की आवश्यकता है अपने उस जगह से जहां से भी आपने डिफॉल्ट किया हुआ है। और उस डिफॉल्ट की आप मान लीजिए आपने कोई लोन लिया हुआ था और लोन की प्रॉपरली रीपेमेंट नहीं की है, तो आज की डेट में आप वहां जाकर रीपेमेंट कर दीजिए और रीपेमेंट करने के बाद में उसे कंप्लीट करके वहां से एक एनओसी का डॉक्यूमेंट मिलेगा। एनओसी अपने साथ में ले आइएगा। फिर एक जो हमारा एनएसडीएल के पास ये मैनुअल वाला फॉर्म भी फिल होता है करेक्शन वाला, उसके अकॉर्डिंगली आप एनएसडीएल पे ये रिक्वेस्ट डालिए फॉर्म फिल करके, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। साथ ही आपको ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास भी जाना होगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो 2 पैन कार्ड है वो अलग एड्रेस पे हो एक और एक दूसरे एड्रेस पे हो, तो आपको उस केस में 2 ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर से कांटेक्ट करके एक ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास पहले ये चीज लानी पड़ेगी जहां की आपको अपना मेन पैन कार्ड चलाना है। और फिर उसके बाद में जो है जब वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर के पास में आ जाएगी चीज, तो फिर वो उसको कैंसिल करने के लिए लाइबल हो जाएगा जल्द से जल्द। आपको बहुत इंस्टेंटली चाहिए कि मेरे को दूसरा पैन कार्ड कैंसिल कराना है क्योंकि आगे लोन लेने में इशू आ रहा है या किसी और चीज में इशू आ रहा है, तो आप ये वाला डिपार्टमेंट वाला रास्ता भी ऑफलाइन जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन वे भी आप अपना सकते हैं। ये आपके पास 2 रास्ते हुए आज की डेट में। तो अब आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे से, मैं मेरे को बता दो, मैं इकट्ठे करके ले आऊंगा आपके पास में। बाकी डॉक्यूमेंट में तो देखिए सर आपका दोनों जो मल्टीपल पैन कार्ड्स हैं उनकी डिटेल चाहिए मेरे को, यानी कि आप दोनों मुझे उनकी फोटोकॉपी दे दीजिएगा दोनों पैन कार्ड की आपके। साथ में एक इंडेमनिटी बॉन्ड या एफिडेविट जिसे कहते हैं हम लोग, एफिडेविट लगाना होता है अगर हम मैनुअल वाले रास्ते से जाते हैं तो। तो एक एफिडेविट बनना है और एक पावर ऑफ अटर्नी आपके बिहाफ पे अगर मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा तो मेरे को एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके दे दीजिएगा। मेजरली ये डॉक्यूमेंट है। बाकी एक एनओसी अगर आपका, जैसे आप बता रहे हो पीछे कि लोन चल रहा था, तो लोन की एक एनओसी आपको लाकर देनी रहेगी मुझे, वो एनओसी ला दीजिएगा। और बाकी आपकी जो अगर पुराने वाले पैन कार्ड पे जो कि आप सरेंडर कराना चाह रहे हो उस पर कोई इनकम टैक्स रिटर्न आपने आज तक फाइल करी है तो वो मुझे ला के दे दीजिएगा। बस ये सब चीज़ चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरी मेरी क्वेरी है, मैंने ना अभी अपना सेविंग अकाउंट खोला है नया नया, तो मैं उसमें कितने पैसे डाल सकता हूँ हर मतलब पूरे साल के अंदर मैं कितने पैसे डालूँ तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मेरी मेरी सैलरी इनकम आती है और सैलरी आती है मेरी 6 लाख रुपए। बाकी कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह और कई मेरी फैमिली जो है वो भी पैसे डाल देती है उसके अंदर। तो क्या ये चीज़ सही है ऐसा करना? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? और अगर परेशानी है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कीजिए कि मैं कैसे सेविंग अकाउंट जो है अपना यूज़ कर पाऊँ। और आगे नियर फ्यूचर में मेरे को एक अपना कंपनी भी खोलनी है, तो मैं
क्या सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में काम कर सकता हूँ, मेरे पास सैलरी भी आए और मेरे पास बिजनेस भी चलता रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है सर? तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। तो आपने मुझे अभी 3 बात बताई है। एक तो मुझे बोला आपने कि आपकी सैलरी जो है वो 6 लाख रुपए आती है। दूसरे नंबर पे आप आगे चल के बिजनेस भी शुरू करना चाह रहे हो जिसके अंदर की पेमेंट्स आ सकती हैं, मुझे कैश में मिल सकती हैं। तीसरे नंबर पे आपने मुझे बोला है आपके कुछ आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी इसमें कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं। तो मेजरली आपका जो जानने का मतलब है वो यही है कि सेविंग अकाउंट में मैं कितने पैसे ले सकता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर कोई इश्यू ना आए। तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले नंबर पे आपकी मैं फैमिली और फ्रेंड्स की बात करता हूँ, क्योंकि सैलरी जो आ रही है वो हमारी एक नंबर की कमाई है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो उसके रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाइए, उसकी आप अपनी अगर इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं तो उस चीज के लिए फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आई आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी अगर उसमें कुछ पेमेंट डालते हैं। अच्छा, तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं या फिर आप अपने सीए से फाइल करा रहे हैं, दो ही केस हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपना जो है फैमिली और फ्रेंड से आई हुई इनकम बतानी पड़ेगी कि वो लोन है या फिर गिफ्ट है। देखिए फैमिली से हम लोग इनकम ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं सेक्शन 56 के अकॉर्डिंगली, जो कि एग्जेम्प्ट है सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 7 के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम फ्रेंड से लेते हैं तो उसमें 50,000 रुपीज तक का ही हिसाब किताब दिया है गवर्नमेंट ने हमारे को कि 50,000 रुपए से ऊपर अगर आपकी कोई गिफ्ट की इनकम आ रही है या कोई आप लोन ले रहे हैं तो आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा अपनी रिटर्न के अंदर कि आपने ये लोन लिया है और उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अब ये जानकारी सैलरी रिटर्न में तो कैसे जाएगी, जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो गिफ्ट वाली एग्जेम्प्टेड इनकम है उसको हमारे को अपनी रिटर्न के अंदर दर्शाना होगा कहीं ना कहीं। और आगे के लिए अगर डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी आती है तो हमारे को उसका सोर्स डिफाइन करना होता है कि सेविंग अकाउंट में ये पैसा अदर देन सैलरी कौन सा है जिसके ऊपर आपने अपना टैक्स नहीं जमा करवाया है आज के डेट में। अब बात रही आपकी कि आप टोटल मिला के पूरे साल में कितना पैसा सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंचती है। मान लीजिए आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है, 2 या 3 अकाउंट है और तीनों अकाउंटों में आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर लेते हैं पूरे साल भर में। तो उस तीनों बैंक वाले मिलके अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न जब फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट जब चेक करेगा उसको कि इस व्यक्ति ने पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश विड्रॉ या डिपॉजिट किया हुआ है अपने खाते के अंदर, तो उस केस के अंदर उस केस में आपको नोटिस या कंप्लाइंस आ सकती है। ये पूछा जा सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आए हैं, क्योंकि सैलरी तो आपकी बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, जो आपकी क्वेरी है कि आपको आगे चल के कंपनी भी खोलनी है और आपको अभी सैलरी भी लेनी है, तो कोई इशू नहीं है। हमारे पास टोटल मिला के 5 हेड है और एक व्यक्ति की 5 हेडों से इनकम हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हो सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हो सकता है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, यानी कि आपकी कोई रेंटल इनकम है तो भी आ सकती है। तो इसलिए इस चीज से डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको आगे चल के कोई सैलरी के साथ बिजनेस करना है, मतलब जॉब के साथ में बिजनेस करना की सोच रहे हैं तो आप जॉब करते हुए भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी कोई कंपनी ने ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है आपके साथ कि आप आगे चल के कोई भी अपना बिजनेस नहीं खोल सकते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट अपना जो नौकरी वाला है वो देख लीजिएगा कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट किसी भी तरीके से नहीं किया हुआ है। ठीक है सर। अच्छा, एक और सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी और थी कि मुझे जो है अपना, जैसे हम लोग कैश लेते हैं आपस में एक दूसरे से, तो मैं कितना एक दिन में कैश ले सकता हूँ? तो मुझे इस बारे में भी थोड़ा गाइड कीजिए सर। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि आगे मुझे बिजनेस खोलना है जैसे, तो बिजनेस के लिए भी मैं क्या कैश ले सकता हूँ, और अभी फिलहाल मैं एज ए सैलरी पर्सन हूँ तो मैं किसी से कुछ कैश में पेमेंट लेना चाहूँ क्योंकि छोटा मोटा मेरा काम चलता रहता है, तो वो कितनी की कैश की पेमेंट ले सकता हूँ और क्या उसका इम्पैक्ट मेरी कोई इनकम टैक्स रिटर्न पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी गाइड कीजिए सर। तो आपकी जो क्वेरी है ये कैश वाली, उसके अंदर देखिए क्या होता है, एक सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 क्लोज 3। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी जो लिमिट डिफाइन की हुई है वो है 10,000 रुपए पर डे पर पर्सन। इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते एक आदमी से 10,000 रुपए से ज्यादा, अगर आप कोई बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। अगर कोई बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C ट्रांजेक्शन है तो उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए, जो कि सेक्शन 269 ST के अकॉर्डिंगली डिफाइंड।
मतलब कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में एक व्यक्ति से कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं अगर आप कोई B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो। अगर आप कोई B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मेरे पास भी जीएसटी नंबर है, सामने वाले के पास भी जीएसटी नंबर है और मुझे उससे कुछ पैसा लेना है आज की डेट में, तो मैं उसे एक दिन में सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता। और बाकी अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं उससे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक रिसीव कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई डोनेशन देना चाह रहे हैं तो आप सेक्शन 80G में अगर डोनेट करना चाहते हैं तो आप कैश में सिर्फ 2,000 रुपए तक ही कैश डोनेशन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको NEFT, RTGS या फिर चेक के थ्रू पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं इन फ्यूचर तो आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कैश में कर सकते हैं। अदरवाइज सेक्शन 271D के अकॉर्डिंगली आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने जाए, यानी कि प्लॉट या फिर कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई कमर्शियल लैंड या कमर्शियल शॉप लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अगर आपका जो सेलर है आपको कहता है कि मेरे को कैश में पेमेंट कर दीजिए, तो कैश में आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए तक की पेमेंट अलाउड है। अच्छा सर, एक और क्वेरी है सर मेरी कि मुझे जैसे नई कंपनी खोलनी है प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे सर उसके लिए? तो उसके अंदर सर देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड में, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एक रेंट एग्रीमेंट, एनओसी अगर आपकी जो प्रीमिसेस है जहां पर आप अपना काम शुरू करने वाले हैं वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए, एक एनओसी चाहिए। एनओसी मींस नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लैंडलॉर्ड से चाहिए कि उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो यहाँ पर कि ये कंपनी का काम चलेगा, ठीक है। और उसके साथ में एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लगाना जरूरी है। और अगर आप रेंट एग्रीमेंट नहीं देना चाहते, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के बिल से काम चल रहा है। एक लास्ट क्वेरी और है मेरी कि मुझे आगे चल के ना लोन भी लेना है, तो मेरे को लोन लेना है लगभग 50 लाख रुपए का। मेरे को एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है अपने रहने के लिए, अभी तक मेरे पास कोई घर नहीं है, तो उस घर के लिए मुझे 50 लाख का लोन की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए सर कैसे मुझे तैयारी करनी होगी आज से कि आगे चल के लोन की मैं रीपेमेंट, लोन जो है मैं ले सकूं इजीली और मुझे 50 लाख तक का लोन मिल जाए? देखिए, आपकी जो एक क्वेरी है, आपको लोन लेना है आगे चल के और 50 लाख रुपए तक का लोन लेना है, तो 50 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है उसका 10 लाख रुपए होना जरूरी है, और वो भी एवरेज मतलब कि 3 सालों का टोटल मिला के एवरेज, यानी कि टोटल मिला के 3 सालों में 30 लाख रुपए की आपके पास इनकम आई होनी चाहिए, तभी आप 50 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि बैंक आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपके पास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम ठीक हो और आप सेटल्ड लेवल पे हो, यानी कि 3 साल से अगर आपकी इनकम इसी क्राइटेरिया में फॉल कर रही है और आ रही है, तो बैंक को भी आसान हो जाता है थोड़ा सा समझना कि हाँ ये बंदा पैसा देने वाला है और आगे चल के पैसा जरूर दे देगा। बाकी बैंक आपसे ये भी जानता है कि पूछ सकता है कि आपका कोई और लोन तो नहीं चल रहा किसी और जगह से। अगर वो लोन चल रहा होता है और उसमें आपकी कोई किस्त जारी होती है, यानी कि मान लीजिए आपकी हर महीने की सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए और उसमें 50,000 रुपए की ऑलरेडी किस्त जारी है, तो शायद उस केस में बैंक आपका लोन पास ना करे। 50 लाख का हो सकता है 30 लाख या 25 लाख तक का लोन पास कर दे, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अगर 50,000 रुपए कहीं और प्रीमियम अपनी EMI दे रहे हैं, तो आप 25,000 रुपए आपका अपना घर का खर्चा भी चलाएंगे और जो बाकी बचा हुआ 25,000 रुपए उस हिसाब से 25 लाख तक का लोन बैंक एक्सपेक्ट कर सकता है आपको देने का। तो आपकी सारी क्वेरी मेरे हिसाब से सोल्व हो गई है आज की डेट में। अगर और कोई भी क्वेरी है तो सर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी क्वेरीज मेरी सोल्व कर दी, बहुत इजी वे में आपने मुझे समझाया। थैंक यू वेरी मच सर।